हेलो बच्चों, हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो प्रीवियस चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब हम उसी का ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमारी ये यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर है। सबसे पहले चीज़ था कि हमने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था बेटा? जेनेटिक्स। और मैंने जेनेटिक्स का आपको बताया था, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी वो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में की स्टडी है। तो नाउ द जेनेटिक्स हैज़ 3 मेन ब्रांचेस। जेनेटिक्स की 3 मेन ब्रांचेस हैं बेटा। फर्स्ट जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। सेकेंड ब्रांच है वो है बेटा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। वन इज द ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, सेकेंड इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके अंदर यानी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी कि हाउ द इट इज ट्रांसमिटेड, मीन्स हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी जिसे मेंडल ने उसको एक्सप्लेन किया था, यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है। तो जो हमने इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो किसके अंडर पढ़ा था बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स। अब सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, दैट स्टडीज द, जो किसकी स्टडी करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। ये करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। किस लेवल पर? एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओके। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या करता है? स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसके बारे में। एंड द पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसकी स्टडी करती है? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये बताता है कि हाउ द वेरियस फैक्टर ऑपरेट इन अ पॉपुलेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और फॉर द इवोल्यूशन। तो एक्चुअली इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आता है दैट इज कि हाउ नेचर सेलेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो जो ये पूरी यूनिट है जेनेटिक्स की, वो ये तीनों ब्रांच पर ही डील कर रही है। फर्स्ट जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करा वो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स पर बेस्ड थी। जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर बेस्ड है। और थर्ड चैप्टर इसी यूनिट का जो इवोल्यूशन है वो हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको लेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो आता है बेटा सिंपली, तो हम क्या कहते हैं? हमें ये पता है बेटा कि मेंडल ने वो बता दिया कि सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कैरेक्टर, यानी फैक्टर्स आर देयर। मेंडल ने क्या बताया था बेटा? फैक्टर्स। अब सबसे पहले चीज था कि द नेक्स्ट फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज नॉट नोइंग कि वॉट आर दीज फैक्टर्स आर मेड अप ऑफ, कि ये फैक्टर्स बने किसके हैं। लेटर ऑन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल वॉज डन एंड देन वी फाइंड आउट दैट जेनेटिक मटीरियल इज द डीएनए। तो डीएनए हम कहें, डीएनए 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और
एक होता है बेटा आरएनए, आरएनए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एंड आरएनए दीज आर द टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये दो तरह का क्या है बेटा, जेनेटिक मटीरियल है। नाउ सिंपली ये जेनेटिक मटीरियल जो है, तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। बट हम अगर कहें कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वायरसेस, सम ऑफ द वायरसेस आर हैविंग द जेनेटिक मटीरियल एज आरएनए। उन्हें कहा जाता है बेटा रेट्रोवायरस। क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस, बिकॉज देयर जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जेनेटिक मटीरियल का में जैसे डीएनए का तो हम स्टडी करेंगे, आरएनए के क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए, फंक्शंस ऑफ आरएनए। आरएनए के फंक्शंस क्या है बेटा, तो आरएनए दो इट एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, इट एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। किन के लिए बेटा, वायरस के लिए। बट इसका मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इज द मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। मैसेज कैरी करता है बेटा डीएनए से कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोटीन हैज़ टू बी सिंथेसाइज्ड, तो मैसेंजर का काम है बेटा। इसके अलावा इट एक्ट एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल ऑल्सो। अडेप्टर मॉलिक्यूल में फंक्शन आता है बेटा टीआरएनए का, क्योंकि टीआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड अमीनो एसिड बाय रीडिंग द कोडोन ऑन द एमआरएनए। अभी जो भी मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, दो आपको ये वर्ड्स न्यू लग रहे होंगे, बट यू विल कम टू नो वंस वी स्टडी दिस यूनिट और दिस चैप्टर। ओके, तो मैसेंजर का काम कर रहा है बेटा, अडेप्टर का काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल भी होता है। स्ट्रक्चरल जो रोल का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स किसके बने हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज सम ऑफ द आरएनए। तीनों चीज़ों के मिलके डीएनए का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। राइबोजाइम, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने ये स्टडी की थी कि ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, एक्सेप्ट राइबोजाइम। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि जिस तरह से कैसे डिस्कवरी हुई बेटा इसकी, किस तरह से हुआ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले चीज़ जो पढ़नी है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड थिंग होगा ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ होगा बेटा ट्रांसलेशन। फिफ्थ रेगुलेशन ऑफ जीन। सिक्स्थ, इसी में ही जब ये पढ़ेंगे तो हम जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सारा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करनी है कि किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ बेटा, और किस तरह से
उसका जीनोम को फाइंड आउट किया गया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी असेंशियल है। दो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो मेन स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये किस में करेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन जब तक हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी समझ में नहीं आएगी। तो ये मैं साइमल्टेनियसली लेती हूँ। सबसे फर्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहें या उससे पहले एक चीज़ आता है कि एक्चुअली डीएनए है क्या, है ना बेटा? व्हाट इज़ डीएनए? तो डीएनए जो होता है इट इज़ कंसीडर एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। तो एक्चुअली मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। डीएनए क्या है? इज एन एसिडिक सब्सटेंस। कैसा है बेटा? एसिडिक सब्सटेंस है। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाउ सबसे पहले हु आइडेंटिफाइड, हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड? तो सेकेंड इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। हम किसने आइडेंटिफाई किया? तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मैशर। FRIEDRICHMEISCHER, फ्रेडरिक मैशर। फ्रेडरिक मैशर ने इसको 1869 में आइडेंटिफाई किया था इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स के न्यूक्लियस में सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया था। तो उन्होंने इसका नाम दिया बेटा न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, सो ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। बट एट दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। एक लिमिटेशन था कि इतने लॉन्ग पॉलीमर्स को इंटेक्ट आइसोलेट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए उसका स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक, यानी 1869 से जो फर्स्ट टाइम इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया, वो फाइंड आउट किया गया बेटा 1953। यानी ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहते हैं तो 80-85 ईयर्स तक डिस्कवर होने के बाद इसका स्ट्रक्चर, यानी डीएनए डिस्कवर हो गया 1869 में और उसके स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ 1953 में। ऑलमोस्ट 83 ईयर्स का टाइम लग गया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, डिस्कवरी में और स्ट्रक्चर में। तो 1953 में स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक को ने इसका स्ट्रक्चर बताया। फुल नेम है जेम्स वॉटसन एंड जो क्रिक हैं वो है फ्रांसिस क्रिक। अब जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने अपने आप ये इसका स्ट्रक्चर नहीं दे दिया बेटा, उनको डाटा प्रोवाइड किया गया। तो वॉटसन एंड क्रिक gave the model of DNA double helix। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव द मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। और जो डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था बेटा, वो मॉडल किसके बेसिस पर दिया गया था? तो दैट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। किसके बेसिस पर? मॉडल was given on the basis of X-ray
डिफ्रैक्शन डाटा। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था बेटा, इट वॉज प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड करा था? मॉरिस विल्किंसन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। Rosalind Franklin was a student of Morris Wilkinson, and Rosalind Franklin discovered the X-ray diffraction data which was provided to the Jameson, Watson and Crick by Morris Wilkinson। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का करा था बेटा, एंड लेटर ऑन ऑल these थ्री मेंबर, कौन कौन से बेटा? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस विल्किंसन। ऑल दीज थ्री गॉट नोबल प्राइज। इन तीनों को क्या मिला बेटा? नोबल प्राइज मिला। किस पर? फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। रोजालिंड फ्रैंकलिन को नोबल प्राइज नहीं मिल पाया बेटा, क्योंकि नोबल प्राइज वॉज नॉट गिवन पोस्टमसली, यानी कि डेथ के बाद नोबल प्राइज नहीं मिलता है। और इनकी बहुत अर्ली स्टेज में ड्यू टू द कैंसर, क्योंकि ये किस पर रिसर्च कर रही थी? एक्सरेज पर। एक्सरेज से डिफ्रैक्शन निकाल रही थी, डाटाज निकाल रही थी। तो एक्सरेज के कांटेक्ट में कॉन्टिन्यूसली आने की वजह से इनको कैंसर हुआ एंड ही डाइड ड्यू टू द कैंसर। ओके, हाँ, तो ये डिस्कवर हुआ बेटा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या है। तो डीएनए क्या है बेटा? वो हमने पढ़ा एसिडिक सब्सटेंस है। थर्ड थिंग हम कहते हैं कि इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा पॉलीमर है। अब बेटा लेंथ ऑफ डीएनए कौन डिसाइड करता है? लेंथ ऑफ डीएनए इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर, यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए कौन डिसाइड कर रहा है? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं प्रेजेंट है, वो उसका डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किससे कहते हैं बेटा? व्हाट आर बैक्टीरियोफेज? फेजेस, एक्चुअली दीज आर द वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली। वो वायरसेस जो केवल बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। तो जो सबसे वेल नोन बैक्टीरियोफेज है, और वो वेल नोन बैक्टीरियोफेज है साई 174। ये बैक्टीरियोफेज का नाम है बेटा। इसके जो टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड है? 5386। सेकेंड अगर अपन लेते हैं सेकेंड बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है लैम्डा, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो दैट इज 48,000। ठीक है, 502, 48,502 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। इसका मतलब द लेंथ ऑफ द डीएनए ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज मच मोर देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इन द बैक्टीरियोफेज साई 174। ऐसे ही अगर हम लोग इकोलाई का लें, E. coli is the most common bacteria which is used for the in the biotechnology also as well as in various research field। तो E. coli का जो base pairs होते हैं that is 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs होती है। और अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का डीएनए कंटेंट ले तो ह्यूमन का हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा हैप्लॉइड। कौन सा कंटेंट ले रहे हैं? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कंटेंट लेते हैं तो दैट इज 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। ओके,
अगर मैं डिप्लॉयड लेती हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये n है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स। ये किसकी लेंथ बताता है, लेंथ बताता है ऑफ द DNA अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन दिस। तो दैट्स वाई अगर हम ह्यूमन बीइंग का लेते हैं तो इट में रीचेज अराउंड टू 2 मीटर इन लेंथ, 2 मीटर लंबा इसका लेंथ निकलता है। हाउ इट हैज़ टू बी फाइंड आउट दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज structure of polynucleotide chain. Now, अगर हम कोई भी जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA की बात करते हैं तो पहले मैं लेती हूँ कि DNA एंड RNA इज मेड अप ऑफ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस DNA जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड आई शुड से। अब न्यूक्लिक एसिड की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर DNA भी इंक्लूड होता है बेटा और RNA भी इंक्लूड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ओके, 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। सबसे फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर, दूसरा होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड इज द नाइट्रोजिनस बेस। ओके, 3 चीज हो गई, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। सबसे फर्स्ट मैं लेती हूँ पेंटोज शुगर। पेंटोज क्या मीनिंग हुआ बेटा पेंटोज का, पेंट 5 के लिए वर्ड यूज होता है 5, तो दैट इज 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर है, फॉर्मूला लिखेंगे C5H10O5। 11th क्लास में मैंने आप लोगों को इसका एक स्ट्रेट चेन फार्मूला और एक रिंग फार्मूला बताया था बेटा। आई विल ड्रॉ अ रिंग फार्मूला। रिंग फार्मूला में इस तरह से होता है बेटा 1 2 3 4 और ये 5 CH2OH। यहाँ पे H OH H OH H OH H। कार्बन 5 है बेटा, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ऑक्सीजन 5 होंगी बेटा, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया पेंटोज, जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, अब DNA में कौन सी शुगर होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला जाएगा C5। अब डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन मिसिंग है तो C5H10O4। गॉट इट, C5H10O4। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया बेटा डीऑक्सीराइबोज। हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है, फार्मूला सिंपल CnH2nOn, तो C5H10O5 जिसका ये रिंग फॉर्म हो गया है राइबोज शुगर कहलाता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला C5H10O4। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ रिंग फॉर्म 1 2 3 4 5 H H OH H OH H और यहाँ पे भी H ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ यहाँ तो OH रहेगा, यहाँ केवल H रहेगा बेटा।
ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, डीऑक्सी राइबोस शुगर का। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है बेटा, राइबोस शुगर के पास एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है एट सेकेंड कार्बन, और डीऑक्सी राइबोस के पास वो OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम देखेंगे कि जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोस जो DNA होता है वो मोर स्टेबल देन द राइबोस शुगर। उसके बाद में सेकेंड ग्रुप आता है, दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H3PO4, तो उसमें से PO4 अटैच होएगा इनके साथ। नेक्स्ट आता है बेटा नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे जो आते हैं वो दो आते हैं बेटा, वन इज द प्यूरिन एंड सेकेंड इज द पायरिमिडिन। तो सिंपली हम लोग लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। दो हो गए बेटा, ध्यान से सुनना, दो मैंने 11th क्लास में करवा रखा है, ये मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ जिससे रिफ्रेश हो जाए आपको। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है बेटा इट इज 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग होता है, और पायरिमिडिन जो होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे याद रखेंगे, ये 6 मेंबर्ड रिंग है बेटा और ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है। इस तरह से 9 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड। मैं कहती हूँ ऊंची दुकान, लंबा नाम और छोटे काम। छोटा स्ट्रक्चर है, नाम बहुत लंबा है, छोटा नाम है, स्ट्रक्चर बहुत लंबा है। तो ये 9 मेंबर्ड रिंग हो गया, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गए। प्यूरिन बेटा दो होते हैं, वन इज द एडेनिन एंड सेकेंड इज ग्वानिन। पायरिमिडिन भी हम दो मान के चलते हैं, वन इज थाइमिन एंड सेकेंड इज साइटोसिन। इसके अलावा आरएनए में थाइमिन की जगह एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरासिल, लेकिन ये यूरासिल केवल किस में होता है बेटा, आरएनए। यानी आरएनए में अगर हम नाइट्रोजनस बेस लेते हैं तो 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। और डीएनए की बात करेंगे तो भी 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, लेकिन एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अब नाउ हाउ वी कैन यू कैन रिमेंबर दिस, पायरिमिडिन कंटेन Y एंड थाइमिन एंड साइटोसिन ऑल्सो कंटेन Y. So thymine and cytosine you just it is only just for the learning purpose, not कि इसलिए ये इसमें रखे गए हैं, ये सिर्फ कि आपको याद रहे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थाइमिन combined with thymine is the part of pyrimidine and cytosine is also a pyrimidine. Guanine and adenine are the purine sugar. Now ये जो nitrogenous bases है they combine with each other. तो कैसे combine होंगे, तो adenine always combine with the thymine and cytosine always combine with the guanine. एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है बेटा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको भी कैसे याद रखें कि एडेनिन थाइमिन के साथ कंबाइन करता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ कंबाइन करता है। एक सिंपल सा तरीका है बेटा, आप लोग जितने भी ये नाम दे रखे हैं चारों, इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो। तो अल्फ़ाबेटिकली मैं अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले आता है एडेनिन का A, फिर साइटोसिन का C, फिर ग्वानिन का G और थाइमिन का T। आगे बेटा 7th 8th क्लास में आपने रेशो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे बेटा। तो जब रेशो प्रोपोर्शन निकालते हैं तो उसमें निकाला जाता है एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म। तो हमको भी यहाँ पे यही चीज़ याद रखनी है, एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म, यानी एक्सट्रीम एक साथ आएंगे और मिडिल टर्म एक साथ आएगी। तो एक्सट्रीम टर्म है A और T, तो A के साथ में T आएगा, और मिडिल टर्म है C और G। एक चीज़ याद रखना, C अल्फ़ाबेटिकली 3rd पोजीशन पे आता है, 1 2 3, तो इसके बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, और ये आपको सेकेंड बॉन्ड जो हो गया वो डबल बॉन्ड रखना है।
तो these are the main component of the DNA, or we can say the genetic material. In the next video I will just explain you the structure of DNA, ki how the DNA is formed by the nucleotide. Thank you.